नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं आईपीसी का भाग 2 लेकर, जिसमें हम सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। वन लाइनर प्रश्न इसमें शामिल है। इसके पहले वीडियो में भी हमने कुछ प्रश्नों का जिक्र किया था और उसी से आगे यह दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो को देखकर आपको एक परेशानी दूर हो जाएगी, जिसमें आप कहते हैं कि आईपीसी की धाराएं हमें याद नहीं होती हैं, और याद होती हैं तो भूल जाती हैं, और याद रहती है तो परीक्षा हाल में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो इन सब ट्रिकों के माध्यम से आप आसानी से आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं को याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आईपीसी के भाग 2 में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। इसमें सारे के सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फालतू प्रश्नों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि हमें बहुत ही सब कुछ यानी कि 511 धाराएं नहीं रटना है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराओं को ही रटना है। सभी धाराओं को रटने के चक्कर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसे ही हम भूल जाएंगे। इसलिए हम महत्वपूर्ण धाराओं को सबसे पहले याद करने का प्रयास करेंगे। तो यहां तक हो चुका था, अब इससे आगे हम लोग आज यहां तक हो चुका है, इसके बाद हम लोग यहां से आज आगे चलते हैं। तो ये है आईपीसी पार्ट 2। तो इसमें कहा जा रहा है व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किस धारा में है। तो क्या क्या चीज कर रहा है कि शरीर और संपत्ति के अधिकारों का वर्णन किस धारा में है। तो आईपीसी कुछ नहीं लिखा है, यानी कि यहां पर आईपीसी की बात हो रही। तो आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 के बीच में ऐसा बताया गया है, यानी 96 से लेकर 106 तक के धारा में ये बताया गया है कि आप अपनी शरीर की सुरक्षा, अपने पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने पूरे परिवार की सुरक्षा और अपने आसपास पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए इसमें अधिकार दिए गए हैं, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति की भी सुरक्षा कर सकते हैं। अब इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहां पे प्रश्न पूछ रहा है कि किस धारा में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, शरीर की, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के लिए किसी की मृत्यु कारित करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि अपने शरीर की सुरक्षा करते समय आप अपनी सुरक्षा के दरमियान किसी की मृत्यु भी कर सकते हैं, कुछ परिस्थितियों को अंतर्गत रखते हुए। तो ये धारा 100 में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मृत्यु किन परिस्थितियों में कर सकते हैं किसी की। यदि वो सामने वाला व्यक्ति आपकी या आपके परिवार की या किसी की भी, यहां पर हम मान लेते हैं आपकी ही, या अगर आपकी सामने वाली व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि आपकी मृत्यु कर देगा तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, या आपको लगे कि वो आपके किसी अंग को भंग कर देगा या आपको बहुत ही घोर क्षति पहुंचाएगा, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो आपके साथ बलात्कार करने वाला है, या अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने वाला है, या आपके ऊपर तेजाब से हमला करने वाला है, आपका अपहरण करने वाला है, या आपके परिवार का। तो इन सभी परिस्थितियों में आप उस व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि आपको ये कोर्ट में साबित करना होगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, इतना लंबा चौड़ी बातें आपको याद नहीं रहेंगी। आपको मेन डायरेक्ट याद करना है कि शरीर की सुरक्षा। आपको इतने में क्या याद करना है, सब कुछ पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, लेकिन उसको फिर संक्षिप्त करिए ट्रिक के माध्यम से, ताकि प्रश्न आए तो सब कुछ जानते हैं लेकिन कुछ मेन चीज आप जानते ही नहीं है। तो इसमें मेन है शरीर की सुरक्षा किस में है, तो बस इतना ही याद रखना है, 100 में। तो आपको याद करने के लिए ट्रिक है 100 खून माफ। एक फिल्म आई थी 100 खून माफ। तो 100 खून माफ, तो 100 खून माफ किस लिए, तो शरीर की सुरक्षा के लिए। शरीर की सुरक्षा अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको 100 खून भी माफ है, क्योंकि जीवन की सुरक्षा से बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता। तो 100 खून माफ किस लिए, तो शरीर की सुरक्षा के लिए। अब अगला देखिए, अब अगले में कह रहा है कि किस धारा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए मृत्यु कारित करने का अधिकार। अब संपत्ति की बात आ गया, अभी जीवन की बात थी, शरीर की बात थी। शरीर के लिए 100 खून माफ और संपत्ति के लिए 103 धारा है। तो रटने के लिए पहले मैं बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था अंत के ही अंक हम लोग याद रखेंगे। तो 3 लिखा है, 3 को हम लोग क्या बताए थे, 3 लिखा है। तो 3 का मतलब हो गया ट्री का मतलब पेड़। तो सोचिएगा कि
पेड़ भी जो होता है वो किसी की संपत्ति होती है। अगर आपने 100 सागौन के वृक्ष लगा दिए तो आज से 50 साल बाद 60 साल बाद वो आपकी संपत्ति हो जाएगी। या कोई भी वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, तो वो आपके लिए संपत्ति है। तो रटने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि संपत्ति वाला जब पूछेगा, संपत्ति के लिए किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं, तो 102 में है कि 3 में कि 4 में कि 5 में, तो आप ट्री का मतलब जब ट्री समझेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ट्री भी हमारी एक संपत्ति है। विकल्प से आपको याद आएगा, जो ही विकल्प पे नजर पड़ेगा आपको याद आ जाएगा। 100 में क्या है, तो 100 खून माप किसके लिए, तो शरीर की सुरक्षा के लिए मृत्यु कारित करना है। 103 में क्या है, तो ट्री मतलब पेड़ क्या है, तो आपकी संपत्ति, यानी संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी की मृत्यु कारित करना है। तो संपत्ति की सुरक्षा में क्या कर सकते हैं, संपत्ति का मतलब आपके घर भी एक संपत्ति। तो घर में अगर आपकी कोई आग लगाना चाहता है या किसी का अपहरण करना चाहता है, तोड़ फोड़ करना चाहता है, आपके घर में सेंधमारी करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, तो इस प्रक्रिया में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, दुष्प्रेरण के अपराध शामिल है। दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण का मतलब गलत भावना, यानी किसी को गलत भावना, गलत काम के लिए, अपराध के लिए प्रेरित करना, गलत अपराध के लिए प्रेरित करना किस धारा में, तो 107 में है। तो 7 को हम लोग कहते हैं 7। तो 7 का कोड याद रखिएगा, आप अपने रफ पे लिख लीजिए 7। तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, यानी 7 किस चीज का, तो अंडे का। तो 7 का कोड हमेशा अंडा ही होगा। 7 किस चीज का, अंडे का। तो देखिए दुष्प्रेरण किस चीज का दिया जा रहा है, दुष्प्रेरित क्या किया जा रहा है, गलत प्रेरणा। आपको सीख क्या दी जा रही है, यह सीख दी जा रही है कि आप मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी मछली ना खाएं, लेकिन अंडा आप खा सकते हैं क्योंकि एक शाकाहारी है। शाकाहारी कह के आपको अंडा खिलाया जा रहा है, यानी एक दुष्प्रेरण है। सेवन करना अंडे का, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, ये एक दुष्प्रेरण है, गलत भावना से उकसाया जा रहा है। ये बात मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि अंडा, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी है। कुछ परिस्थितियों में मांसाहारी भी कहा जा सकता है, कुछ परिस्थितियों में सचमुच अंडा शाकाहारी होता है। तो खैर यहां पर किस चीज के लिए अब प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, दुष्प्रेरण। तो आपको बस अंक याद आना चाहिए। तो दुष्प्रेरण किस चीज के लिए, तो आपको अंडा खिलाने के लिए, यानी सेवन करने के लिए, अंडे का सेवन करने के लिए। तो यहां पे आपको याद आ जाएगा 107। अब अगला प्रश्न में बोल रहा है कि यहां पर लिखा है उकसाने में आशय सहित सहायता षड्यंत्र शामिल होना, ये सब है 107 में। अब जयदेववाद, जयदेववाद जो है किससे संबंधित है, वाद आपको ढेर सारे रटने पड़ेंगे। तो जयदेव, सोचिए कि जब आपको आत्मरक्षा करना होता है, तो आत्मरक्षा के खैर अधिकार से संबंधित है। तो जब आपको आत्मरक्षा करना होता है तो जय बजरंगबली, जय महावीर, जय दुर्गा मां बोल के आगे बढ़ जाते हैं। तो यह जय, अपने अपने देव की जय कह के आप क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा करते हैं। जब आएगा आत्मरक्षा तो आपको याद आएगा कैसे, तो जय देव कह के। अब जयदेव दे देगा और विकल्प पे आत्मरक्षा दे देगा, तो सब विकल्पों को आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अगर आपने ट्रिक थोड़ा ध्यान से सोचकर रटा होगा। अब अगला प्रश्न है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस धारा में है। षड्यंत्र, षड्यंत्र तो आपराधिक ही होगा। तो आपराधिक षड्यंत्र जो है वो हम लोग अंतिम अंक ही याद करते हैं 120 में है, यानी कि 20 का मैंने कोड बताया था आंटी, 20 आंटी। एक जगह रफ पे आप सभी अंकों का कोड लिखते रहें ताकि आपको एक जगह से याद करने में आसानी रुके, क्योंकि हम लोग का कोड बदलेगा नहीं। 20 आंटी। तो ज्यादातर फिल्मों में देखते हैं कि भतीजे के लिए षड्यंत्र कौन करता है, तो उनकी आंटी करती है, उनका जायदाद हड़पने के लिए। तो जो ही आएगा आपराधिक षड्यंत्र, तो षड्यंत्र कौन रच रहा है, तो 20। अगर विकल्प देगा 120, 121, 135 जो भी, तो आपको याद आ जाएगा 120 ए में। 101 ए कहिए चाहे क कहिए एक ही बात है, बी कहिए चाहे ख कहिए एक ही बात है। इंग्लिश में बी, हिंदी में ख। अपराध के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड पाने के योग्य हो जाता है, यानी कि आप राजी हो गए, ठीक हम तैयार है मर्डर करने के लिए, तो इतना ही आपको दंड पाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो ऐसा कहा गया है 120 क में। देखिए यूपीएसआई 2017 में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए अब क्या है अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 20B, यानी प्रश्न धारा से शब्द शाब्दिक रूप में और शब्द से धारा के रूप में भी पूछा जा सकता है, यानी आपका आंसर धारा भी हो सकता है और वाक्य भी हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 खुद ही दे दिया, अब पूछ रहा है कि क्या है।
तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। ए में बताया गया है तो बी में उसका दंड का प्रावधान अधिकतर होता है। अगले एक में धारा में, अगर धारा 2 में अपराध तो 3 में उसके दंड के बारे में बताया जाता है। अब देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 121, तो 21 का हमने कल कोड लिखाया था, 21 यानी इक्का, 21 का कोड लिखा था इक्का, ये ताश के पत्ते वाला इक्का, तो इक्का याद रखिएगा। तो सोचिए कोई इक्का से खेल रहा है यानी ताश के पत्ते से खेल रहा है, तो वहां पर क्या करेगा वो, तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न का दुष्प्रेरण हेतु मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना सहित दंडनीय है। यानी कुल मिलाकर के भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न करना। तो जहां पर 121 यानी कि इक्का खेला जा रहा है, 4-6 लोग मिलकर ताश खेल रहे हैं, वहां पर वो सोचिएगा कि वो आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। किसके खिलाफ, तो देश के खिलाफ, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयास कर रहे हैं। कैसे, तो इक्का खेलना और अपना षड्यंत्र बना रहे हैं। तो आपको याद आ जाएगा 121, 22, 23 में से क्या है, तो 121 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में क्या है, तो 22 का कोड कल हमने क्या बताया था, 22, ऐसे लिखा रहता 22, तो 2 अक्षर से क्या निकलेगा, बाई। बाई का मतलब बाई कहिए चाहे या घर में काम करने वाली दाई, नौकरानी, जो भी आप समझिए, बाई या दाई, वो वाली बाई। तो 122 में क्या है, देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास का उपबंध। तो सोचिएगा आजीवन कारावास किसको दिया गया, तो आपके घर में काम करने वाली बाई को, उसने आपके खाने में जहर मिलाकर आपको खिलाने का प्रयास किया, किस्मत से आप बच गए, तो उसे, या कोई व्यक्ति मारा गया तो उसे क्या होगा, आजीवन कारावास। तो जो ही आएगा आजीवन कारावास, तो सोचिएगा आजीवन कारावास किसे दिया गया, तो बाई को। विकल्प में देगा 21, 22, 23, 24, तो 21 तो इक्का को नहीं, 22 तो याद आ जाएगा बाई को ही दिया गया था आजीवन कारावास। तो वहां पर आपको ये बातें याद आ सकती हैं। तो 2-3 बार उल्टा सीधा करके रटने का प्रयास भी करना पड़ेगा, इसके साथ साथ ट्रिक के साथ साथ। ये नहीं कि केवल ट्रिक पढ़ लिया आपको याद हो जाए, ट्रिक और थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। राजद्रोह की परिभाषा किस धारा में है, राजद्रोह की परिभाषा किस धारा में है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या लिखा हुआ है, राजद्रोह की परिभाषा है 124 में, 24A में। तो 24 का कोड हमने कल बताया था 24, तो क्या बना 2 अक्षर से, चौबे जी, 24 का कोड हमेशा ये रहेगा, चौबे जी। तो सोचिए एक धारा 24 भी आया था, ऐसा ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कभी 24 होगा, कभी धारा 124, कभी 224। तो पिछले वाले पार्ट 1 में मैंने बताया था धारा 24 में क्या था, तो चौबे जी ने क्या परिभाषा दिया था, तो आपको याद आ रहा होगा 24 में था, चौबे जी ने बेईमानी की परिभाषा दिया था। केवल धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा है, लेकिन 124 रहेगा, याद रखिएगा 124 रहेगा तो राजद्रोह की परिभाषा, यानी ये चौबे जी हैं जो बेईमानी की परिभाषा भी बताए हैं और 124 में राजद्रोह की परिभाषा बता रहे हैं। अच्छा संयोग है 24 का। जब कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या किसी भी रूप में स्थापित सरकार के प्रति घृणा, यानी कुल मिलाकर सरकार के प्रति घृणा पैदा करता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान, कुल मिलाकर सरकार के प्रति घृणा, इतना मूल शब्द यही है। ऐसा ही आपको रटना भी है, ज्यादा सब कुछ नहीं समझना, मेन उसका भाव समझ जाइए, उसके बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना रहता है। तो उसमें क्या है, आजीवन कारावास है, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर कड़ा प्रावधान नहीं रहेगा तो आए दिन सब लोग सरकार के खिलाफ ही खड़े होंगे। तो अगर ऐसा करता है तो आजीवन कारावास, जो कि बहुत बड़ी सजा है, तथा जुर्माना या 3 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना। और ये 124A में पीछे आपने देखा होगा 124 जी ने क्या किया था, राजद्रोह की परिभाषा बताया था। देखिए विधि विरुद्ध जमाव, विधि के विरुद्ध जमाव को भारतीय दंड संहिता की धारा में, किस धारा में परिभाषित किया गया है, यानी विधि के विरुद्ध जमाव जो है वो किस धारा में है, तो धारा 141। तो एक तो धारा 41 है, पीछे हमने जिक्र किया था, और ये धारा 141। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए यहां दोनों धाराओं के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। पीछे मैंने बताया था धारा 41 के बारे में,
और 41 का कोड मैंने क्या बताया था, तो ये तो याद रहना चाहिए। 41 का मतलब मैंने बताया था एक था राजा, एक था राजा, यानी कुल मिला के हम लोग का कोड क्या है, राजा। 41 एक था राजा मैंने बताया था। तो 41 में क्या था, तो वहां था विशेष, केवल 41 में, 141 में, 41 में क्या था, तो विशेष विषय पर, विशेष विषय पर विशेष विधि, विशेष विषय पर विशेष विधि था। विशेष विषय पर क्या था, विशेष विधि था। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई अपराध ऐसा होता है जिसका उल्लेख आईपीसी में नहीं होता है और वो किसी अन्य कानून में होता है, तो अन्य कानून की जो सजा है उसके माध्यम से जो सजा दी जाती है उसे 41 के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यानी अन्य कानून के हिसाब से सजा दी जाती है जिसका उल्लेख आईपीसी में नहीं होता है, तो उसे 41 धारा के अंतर्गत माना जाता है। ये तो 41 की बात होगी। विशेष विधि, कुल मिला के एक रटने के लिए अगर देखा जाए तो 41 यानी एक था राजा, तो राजा तो हमेशा विशेष ही होता है, तो रट लीजिए। विशेष विधि, तो विशेष विधि किसके लिए होती है, तो राजाओं के लिए, राजा विशेष होते ही है। अब 141 की बात की जाए अगर, तो जब 141 रहेगा तो यहां पर क्या है, विधि के विरुद्ध जमाव। तो राजा के जो आसपास होते हैं लोग, राजा के आसपास विधि के विरुद्ध जमाव नहीं होना चाहिए, तो राजा की बात फिर आ जाएगा। 141 में क्या है, एक था राजा, 141 में विधि के विरुद्ध नहीं जमा होना चाहिए, किस धारा में है, तो 141 में। लेकिन 41 में क्या है, तो विशेष विधि है, यानी यहां पर हो जाएगा विधि विरुद्ध जमाव। तो ये दोनों बातें एक साथ आप याद रखिएगा। अब देखिए ये एक लाइन का प्रश्न है, विधि के विरुद्ध जमाव में कितने लोग होते हैं, यानी कितने लोग होंगे तब जाकर माना जाएगा कि विधि के विरुद्ध जमाव हुआ था। तो विधि के विरुद्ध जमाव में 5 लोग होने चाहिए। तो रटने के लिए आप ये हाथों की उंगलियों को याद रखिएगा, यानी पांचों, ये पंजा यानी पांचों उंगलियां जहां पे होंगी इसको माना जाएगा एक साथ हो जाएंगी, तो ये विधि के विरुद्ध जमा हो गया। और किसी को अब आप मुक्का मार सकते हैं, यानी ये विधि के विरुद्ध जमा हो गया। कितने लोग चाहिए, 5 लोग। बलवा में कितने लोग चाहिए, देखिए बलवा में 5 लोग, विधि के विरुद्ध जमाव में 5 लोग, इन दोनों ही में याद रखिएगा। बलवा में 5 लोग, विधि के विरुद्ध जमाव में 5 लोग। बल किस में होता है, मुट्ठी में ही होता है, 5 उंगलियां हैं तो 5 लोग। और विधि के विरुद्ध जमाव तो 5 उंगलियों का जमा हो रहा है, यानी कि 5 लोग। कम से कम 5 लोग चाहिए, इससे अधिक लोग हो सकते हैं। लेकिन यही दंगा पूछेगा तो दंगा में 2 लोग। एक साथ याद रखिए, एक जगह थोड़ा सा लिख लेने से एक बार में याद हो जाता, कंफ्यूजन नहीं होता है। देखिए बल वा, तो ये भी सोच सकते हैं बल कहां होता है, तो हमारी मुट्ठी में 5 उंगलियों में, तो आप याद रखें 5 लोग। विधि के विरुद्ध जमाव, तो जमाव किसका, तो 5 उंगलियों का, तो ये भी 5 लोग। और यही दंगा लेकिन कहेगा तो दंगा को कैसे रटेंगे, तो 10 से दंगा और 10 से 2 लोग, 2 लोग भी होंगे तो दंगा मान लिया जाएगा। तो अब यहां पे आपके प्रश्न को क्लियर हो गया होगा, 5 या अधिक लोग व्यक्तियों का, और 141 में ही है विधि के विरुद्ध जमाव। एक था राजा जिसके पास विधि के विरुद्ध जमाव नहीं होना चाहिए। विधि के विरुद्ध जमाव हेतु कितनी अवधि तक कारावास हो सकता है, तो देखिए विधि के विरुद्ध जमाव करेंगे तो 6 मास तक का कारावास हो सकता है। तो 6 का कोड हमने बनाया था विक्स, खाने वाला विक्स, सर्दी खांसी जुकाम में जो लोग खाते हैं विक्स, ये वाला विक्स। तो सोचिए विधि के विरुद्ध जमाव, विधि के यानी कानून के खिलाफ अगर आपके मुंह में, फेफड़े में जीवाणुओं का जमाव हो जाए तो उसे दूर करने के लिए, दूर दूर हटाने के लिए विक्स खाना पड़ता है। विधि के विरुद्ध जमाव यानी कीटाणुओं का, रोगाणुओं का, विषाणुओं का जमाव जब होता है तो विक्स खाना पड़ता है, यानी कि 6 मास तक का कारावास और जुर्माना, या दोनों। देखिए 2017 के यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। और ये धारा कौन सी है, तो 143। तो 143 को आई लव यू भी कहा जाता है। कैसे, क्योंकि आई में 1 अक्षर, लव में 4 अक्षर और यू में 3 अक्षर। तो आई लव यू कब कहा जा रहा है, जब विधि के विरुद्ध जमाव हो जा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए प्रेम की भाषा बोली जा रही है, ताकि विधि के विरुद्ध जमाव जो है वो समाप्त हो जाए। तो विधि के विरुद्ध जमाव के लिए दंड क्या चीज, दंड का प्रावधान किस धारा में, तो 143 में है, 143 में है, 143 में है। 5 या अधिक सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य के लिए जमाव
द्वारा बल प्रयोग हिंसा कौन सा अपराध है? देखिए मैंने अभी बताया था 5 लोगों से होता है बलवा का अपराध। और ये किस धारा में? तो 146, ये याद रखिएगा। बलवा 146 में है। बलवा किस में है? तो 146 में है। विधि के विरुद्ध जमाव किस में है? तो 141 में है। 41 में क्या है? तो विशेष विधि है। बलवा के अपराधी के कारावास की अवधि क्या होगी? तो बलवा का जो अपराधी है उसे, देखिए एक और चीज रखिए, बल और टू का कोड हमने बताया था सु। सोचिए कि बल किस में होता है? तो जूते में होता है, तभी लोग जूते से मारते हैं। बल किस में होता है? तो जूते में। लेकिन कितने लोग चाहिए जब पूछेगा तो 5 लोग, क्योंकि 5 मुट्ठियों में बल है। कितने लोग चाहिए बलवा के लिए? तो 5 लोग। लेकिन कितने वर्ष की सजा? तो 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। धारा 147। किस धारा में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, जाति, समुदाय के आधार पर आपसी सत्ता बढ़ाने के लिए दंडनीय बनाया गया है? इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है, किसकी बात हो रही है? अनुच्छेद 15 की बात हो रही है। समानता के अधिकार की बात हो रही है, मूल अधिकारों की बात हो रही है, भाग 3 की बात हो रही है। तो ये धारा 153। 53 का कोड मैंने बताया था कल। 53 का मतलब होता है अशुभ अंक। 53 का कोड है एक अशुभ अंक। तो अशुभ अंक है तो 53 का, तो एक अशुभ बात भी है। धर्म, मूल वंश के जन्म स्थान के आधार पर आपसी शत्रुता बढ़ाना एक अशुभ बात है, तो अशुभ इसमें अनुच्छेद भी है। प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित धाराएं कौन सी हैं? तो 154, 155, 156। कुल मिला के प्रतिनिधिक दायित्व क्या चीज है? तो इससे भी प्रश्न पूछ सकता है व्याख्या के रूप में, लंबा चौड़ा विकल्प दे देगा। तो प्रतिनिधिक दायित्व का मतलब यह है कि मालिक, जिस मालिक के अंदर, यानी कुल मिला के सेवक और मालिक की बात है इसमें। अगर मालिक के घर में सेवक रह रहा है और उसके अंतर्गत कुछ काम कर रहा है, तो अगर सेवक से कोई गलती या छोटा सा अपराध कुछ होता है तो वो अपराध मालिक का माना जाएगा, न कि नौकर का। या इसी तरह से हम कह सकते हैं कर्मचारी और जो बड़े बॉस होते हैं या मालिक होते हैं उनके संदर्भ में भी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। अगर नौकर ने लापरवाही से काम किया या अपना कुछ उसमें छल किया, कपट किया, अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा किया है, तब मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझा जाए तो यदि कोई ठेकेदार है, वो काम करा रहा है, 100 मजदूर हैं, उसमें 10 मिस्त्री लगे हुए हैं, और उससे कोई गड़बड़ी हो जाती है उस बनावट में, बनाने में, उस निर्माण में, तो गलती मजदूर और मिस्त्री की नहीं मानी जाएगी, बल्कि उस ठेकेदार की मानी जाएगी। यानी इसी को कहा जाता है प्रतिनिधिक दायित्व। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम किस बात में प्रतिपादित किया गया? तो प्रतिनिधिक दायित्व का मतलब आप समझ ही चुके हैं, तो यहां पर रटने के लिए बस इतना देख लीजिए, आर बनाम हिंगिस। तो हिंगिस मतलब 2 अक्षर से आप यहां हींग समझ लीजिए, जो दाल में डाला जाता है हींग, वही आप हींग समझ लीजिए। तो सोचिए किसी प्रतिनिधि को आप हींग खिला रहे हैं, हींग वाली दाल खिला रहे हैं तड़का मार के। किसको हींग खिला रहे हैं? तो किसी प्रतिनिधि को। हिंगिस वाला बात किससे संबंधित है? प्रतिनिधित्व दायित्व से। प्रतिनिधि को क्या खिला रहे हैं? दाल खिला रहे हैं हींग वाली। कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती? दंगा के लिए कितने लोग? 10 से दंगा और 10 से 2 लोग। बलवा के लिए 5 लोग और जमाव के लिए 5 लोग। 10 से दंगा, 10 से 2 लोग परिभाषित करती है। तो यहां पर याद रखिए 59। अब 59 का कोड अपने रफ में लिख सकते हैं, 59 या 60 भी कह दीजिए, यहां पे मैं ट ही कह रहा हूं, 59। तो वैसे तो हम लोग शुरू के अक्षर से बनाते, लेकिन यहां पे हम लोग उन से नहीं कुछ बना रहे हैं, हम लोग 60 से बना रहे हैं। 60 मतलब सटाना, जैसे लेई से कुछ हम लोग सटा लेते हैं, तो कुल मिला के 59 का कोड हम लोग बना लिए यहां से लेई, यानी कि सटाने वाला सामान कुछ। तो सोचिए जो दंगा जो लोग करते हैं, उनके हाथ पैरों को आपस में चिपका दिया, सटा दिया जाए, तो वो दंगा नहीं कर पाएंगे। दंगा करने वालों के साथ क्या करना चाहिए? 59, उनका हाथ सटा देना चाहिए, 59 सटा देना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न।
दंगा के लिए कितने व्यक्ति माने जाते थे? 10 से दंगा मैंने बताया था, 10 से दंगा और 10 से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर शांति में विघ्न डालें, इसे ही कहते हैं दंगा। दंगा के अपराध के लिए क्या सजा है? देखिए मैंने बताया था ना, 59 में था दंगा के बारे में और 60 में बता दिया गया इसके लिए सजा के बारे में। ऐसा ही होता है, अगले धारा में उसकी सजा बता दी जाती है। तो 1 माह का कारावास या 100 रुपया जुर्माना है। चलिए बहुत ज्यादा नहीं है। मिथ्या सूचना देना किस धारा में दंडनीय है? तो अब यहां पे आप 77 आ रहा है, इसलिए 77 का कोड याद कर लीजिए। 77, कल शायद मैंने बताया भी था 77। 77 का मतलब सती। सती आपने नाम सुना होगा, हम लोग की तरफ अमावतर की सती मैया, ऐसे कई सती लोग हैं। तो जो सती लोग होते हैं उनके खिलाफ मिथ्या सूचना आप नहीं दे सकते, गलत सूचना या गलत धारणा नहीं फैला सकते। मिथ्या सूचना 177 में एक सती के खिलाफ मिथ्या सूचना आप नहीं दे सकते हैं। अब देखिए मिथ्या सूचना है तो कितनी सजा का प्रावधान है? तो 6 मास की सजा और 1000 रुपया जुर्माना या दोनों। यानी कि मिथ्या सूचना देंगे सती के खिलाफ तो आपको क्या मिलेगा? 6 विक्स मिलेगा खाने के लिए। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? यानी आप भी यूपीएसआई दरोगा बन जाएंगे, लोक सेवक बन जाएंगे, तो आपके कार्य में अगर कोई बाधा डालता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए धारा 186 के अंतर्गत 3 मास का कारावास या 500 रुपया जुर्माना या दोनों ही कर सकते हैं। आपके द्वारा नहीं, न्यायाधीश के द्वारा ऐसा होगा। तो लोक सेवक के द्वारा निर्वहन में बाधा डालना, तो आपको रखना 86, मेन शब्द है यहाँ पे 86, 186। तो 86 ऐसे लिखा जाता है 86। तो सोचिए बस एक ही शब्द है छी। तो आजकल कोरोना फैला हुआ था तो बहुत लोग छी करते थे, सब लोग डर जाते थे। छी, आछी, यानी जो खांसी जो है, ये जो खांसी की दवा है, खांसी की दवा है या खांसी जो है आछी, छियासी, छियासी यानी छी यानी छींकना, खांसी। तो छींकने से लोग डरते थे। तो लोक सेवक के कार्यों में बाधा डालना, यानी अगर लोक सेवक आपके द्वार पे जा रहा है, दरवाजे पे जा रहा है, तो उसके सामने ही छींकने लगेंगे तो ये उसके कार्यों में बाधा डालने के समान है। तो लोक सेवक के कार्यों में बाधा कैसे डाला जा रहा है? छींक छींक कर डाला जा रहा है। 86, 186। मिथ्या साक्ष्य देना, देखिए दोनों में अंतर है। एक था मिथ्या, कंफ्यूजन को दूर करना ज्यादा जरूरी है। मिथ्या सूचना देना, एक था मिथ्या सूचना देना, किस धारा में था? तो 177 में था। यानी एक सती के खिलाफ मिथ्या सूचना नहीं देनी चाहिए, पाप पड़ेगा। इस तरह रटिए सीधे। अब मिथ्या साक्ष्य है, साक्ष्य का मतलब जानते हैं, मिथ्या साक्ष्य देना किस धारा में परिभाषित है? तो 191। तो 91 का कोड अब लिखिए, 91 में एक यान का मतलब उड़ने वाला यान, जो उड़ता है हवा में, वायुयान, उसकी बात हो रही है। एक यान का मतलब उड़ने वाला यान। 91 का कोड क्या होगा? एक यान, हवा में उड़ने वाला वायुयान, एक यान। तो सोचिए जब वायुयान में लोग बैठने जाते हैं तो अपने वीजा या पासपोर्ट के लिए वो क्या करते हैं? वो गलत साक्ष्य देते हैं। तो गलत साक्ष्य देना आएगा तो एक कब देते हैं? तो जब एक यान में बैठने जाते हैं। मिथ्या सूचना किसके खिलाफ देते हैं? तो एक सती के खिलाफ, 177। मिथ्या साक्ष्य यानी सबूत कब देते हैं? जब उनका वीजा पासपोर्ट चेक होता है, कहां पर? एक यान में बैठते समय। यानी मिथ्या साक्ष्य कब देते हैं? जब एक यान में बैठने जाते हैं। और उसी में थोड़ा सा आ गया मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, इसमें गढ़ना शब्द है। गढ़ना यानी कि बनाना। क्या बना रहे हैं? तो 92 का कोड है बम, 92 का कोड रहेगा 92। बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे बम कह रहे हैं, 92 बम। तो देखिए सूचना देना 177 सती के खिलाफ, 177। मिथ्या साक्ष्य देना, तो साक्ष्य मिथ्या कब देंगे? साक्ष्य तो जब एक यान में बैठेंगे, यानी 191।
मिथ्या सच गढ़ेंगे तो क्या गढ़ रहे हैं, तो एक बम यानी कि यहां पर लिखा हुआ आराम से, कहां गया, 191 और ये यहां पर लिखा है 92, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 192, यानी एक बम। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना शब्द आएगा तो बम। मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में, तो 92 में दंड मिथ्या साक्ष्य के बारे में है, तो 93 में यहां पर मिथ्या साक्ष्य गढ़ना है, तो इसमें उसके दंड के बारे में बता दिया गया अगले धारे में। न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अभियुक्त को क्या सजा है, तो देखिए न्यायालय में झूठी गवाही पैसे के लालच में कोई दे सकता है, तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, किसी जो अपराधी नहीं उसको भी सजा मिल सकती है, इसलिए इसके लिए कड़े सजा का प्रावधान है, ताकि डर से कोई गलत गवाही न दे। इसलिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 7 वर्ष एक बड़ा समय होता है, तो इसको याद रखें। झूठा गवाही देंगे अगर न्यायालय में तो 7 साल के लिए जेल चले जाएंगे। अब देखिए मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए मिथ्या साक्ष्य दे देंगे, मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहे हैं, मृत्युदंड से जो दंडनीय अपराध उसके लिए अगर आप साक्ष्य गढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये प्रश्न देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा है, तो क्या होगा, मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान। मृत्युदंड से दंडनीय के लिए आप गढ़ रहे हैं तो आपको मृत्युदंड तक का प्रावधान दिया जा सकता है। मिथ्या साक्ष्य हेतु किसी व्यक्ति को धमकी देने या प्रलोभन, धमकी से काम चल जाए तो धमकी, और नहीं काम चले तो प्रलोभन लालच किस धारा में है, तो प्रलोभन या धमकी किस धारा में, तो 195 का कोड नोट कर लीजिए रफ पे, 95, यानी इसको बनाते हैं हम लोग पंचामृत। मिड डे मील कब से शुरू हुआ, तो 1995, यानी ये वो एक पंचामृत की तरह बांटा जाता है। उसी तरह से ये भी एक प्रलोभन है, प्रलोभन यानी एक तरह से पंचामृत है, ये पंचामृत। प्रलोभन या धमकी क्या है, पंचामृत के समान है। 195 कह, बलात्संग या कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान प्रकटन किस धारा में दंडनीय बताया गया है, यानी बलात्संग यानी बलात्कार वाली जो अपराध है, उसके लिए अगर किसी पीड़ित व्यक्ति का पहचान बता देते हैं, अगर आप मीडिया में हैं तो भी, तो वो क्या है, वो दंडनीय है। किस धारा में, तो धारा जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 228, तो 28 याद रखिएगा। 28 का ये जो 8 है, इसको आप ध्यान से देखिए, 28 का ये जो 8 है उसमें ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये एक चश्मे जैसा दिख जाएगा, तो 28 का कोड क्या होगा, एक चश्मा ही होगा। तो सोचिए किसी लड़की से अगर कोई बलात्कार की घटना हुई और उसका नाम आप प्रकट कर देते हैं, चश्मे से देख के और स्पष्ट रूप से आप उसका नाम बता देते हैं, तो ये एक दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को हानिकारक बनाने वालों के लिए खिलाफ है। अब देखिए यहां पे वातावरण का बात आ गया, तो ये क्या हो गया, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लिखने जा रहे हैं, देखिए यहां पे पहले से ही पूछ चुका है, तो ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसको क्या कहा जाए, तो 14, इसको हम लोग कहते हैं 14, तो फोर्ट मतलब किला। सोचिएगा कोई प्राचीन काल का किला है, इसको आप प्रदूषित नहीं कर सकते, इसके वातावरण को आप दूषित नहीं कर सकते, हानिकारक नहीं बना सकते, तो ये अध्याय 14 में है, किले को 14। धारा 268 मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, 268। तो 268 में क्या है, तो लोक उत्पात नहीं है, ये उपताप है, उपताप, लोक उपताप। तो लोक उपताप का क्या मतलब है, यानी पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, यानी कि ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जिससे आपके आसपास के लोगों को यानी सामान्य जनता को दिक्कत हो रही है, उसे अपने अधिकारों का पालन करने में दिक्कत हो रही है, उन्हें परेशानी हो रही है, तो उसे हम लोग लोक उपताप समझते हैं। अब देखिए 177 हमने देखा ही था, 177 में क्या था, मिथ्या सूचना देना। 177 में था मिथ्या सूचना, सूचना शब्द था, सूचना, सच नहीं सूचना।
अब 277 में क्या है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन वाला मैं एक जगह लिखा रहा ताकि आप यहीं पे कंफ्यूज हो के ठीक से रट लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जल स्रोत को कलुषित करना दंडनीय, यानी कि जो सामान्य जनता के लिए जल के स्रोत है उसको आप दूषित नहीं कर सकते, ये दंडनीय है। यानी जल वाला है, जल प्रदूषण से संबंधित है, कह सकते हैं मोटा मोटी समझने के लिए। तो 277, 2 सती लोग जब बैठे, जब लोग 2 सती हों तो वहां पर आप उन्हें दूषित जल नहीं दे सकते हैं, या 2 सती लोग जहां पर होते हैं वहां आसपास कोई दूषित जल नहीं हो सकता है। 177 के मतलब कि मिथ्या सूचना नहीं दे सकते, 277 का मतलब जहां 2 सती लोग होंगे वहां पे जल प्रदूषित हो ही नहीं सकता। धारा 279, धारा 279, 79 का कोड क्या है, ऐसे लिखते हैं 79, तो 2 अक्षर से हम लोग ज्यादातर कोड बनाते हैं, तो उन निकला। उन का मतलब ये ऊन, वर्धमान का ऊन या किसी भी कंपनी का ऊन जिससे हम लोग स्वेटर बनाते हैं जाड़े के दिनों में, वो वाला ऊन। तो उपेक्षापूर्ण ढंग से वाहन, ये नहीं है, तो ये क्या है 279 में क्या लिखा है कि उपेक्षापूर्ण ढंग से वाहन को लोक मार्ग पर चलाना दंडनीय है, वाहन लोक मार्ग पर चलाना दंडनीय है। तो देखिए जो उपेक्षापूर्ण यानी असावधानी से वाहन चलाता, टेढ़ा मेढ़ा चलाता, गलत तरीके से चलाता है, पी कर चलाता है, तो उसे 279 कोड क्या हो गया, ऊन। तो जो गाड़ी गलत ढंग से चलाए उसे क्या करना चाहिए, ऊन से बांध देना चाहिए, उसकी गाड़ी को चारों तरफ से ऊन से बांध देना चाहिए। अब कैसे याद आएगा परीक्षा में तो गाड़ी को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाना, तो आपको विकल्प में देगा 278, 279। तो आप 78 से कुछ नहीं, 79 जब कहेंगे तो आपको याद आ जाएगा उन से गाड़ी को बांध। अब जब मैं विकल्प या ट्रिक बताया करूं तो आप उसे थोड़ा सा विजुअल किया करिए, उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि मैं कितने का चित्र बनाऊंगा। अब इसी गाड़ी को ऊन से चारों तरफ बांध दिया है क्योंकि बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल रही थी। किससे बांध दिया गया, 79, 279, 2 ऊनों से बांधा गया था। अब देखिए धारा 292, 92 का कोड हमने बताया ही था, यहां पे बस 200 हो गया। 92 का मतलब बम, 92 यानी बम, ये बम है, देसी बम। अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है। तो देखिए 292 कैसे याद करेंगे, तो ये अश्लील पुस्तक मैंने बना दिया है। तो पुस्तक का एक पन्ना ये है और एक पेज ये है, ये दोनों ही पेज बम के समान है, एक बम ये है और एक बम ये है। अश्लील पुस्तक के दोनों पेज, इधर वाला भी इधर वाला भी, दोनों ही पुस्तकों के पेज जो है वो बम के समान है। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कैसे बम के समान है। तो अश्लील पुस्तक कैसे याद आएगा 292, तो अश्लील पुस्तक 2 बम के समान है, 2 बम, बाएं वाला पेज दाएं वाला पेज 2 बम के समान क्या है, तो अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है। धारा 294, धारा 294 यानी कि लोक स्थान पर कोई अश्लील कार्य या गाना नहीं गाया जा सकता है। तो 94 का कोड मैंने पीछे बताया था, 94 चोर, 94 का कोड है चोर। तो 2 चोर जो हैं चौराहे पर बैठकर क्या कर रहे हैं, कोई अश्लील गाना गा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं। ये कल्पना करिए, विजुअल करिए तो आपको याद हो जाएगा कि 2 चोर चौराहे पर बैठकर अश्लील गाना गा रहे हैं। तो लोक स्थान पर अश्लील कार्य या गाना गाना क्या है, अपराध है 294 के अंतर्गत। तो दोस्तों आज का यह दूसरा भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।